अभी तक हमने जो है वो कंडक्टिव हेयरिंग लॉस पढ़ा, सेंसोरी न्यूरल हेयरिंग लॉस पढ़ा, प्रेस्बाइक्यूसिस पढ़ा और सडन हेयरिंग लॉस पढ़ा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो नॉइज़ इंड्यूस्ड हेयरिंग लॉस है। मीन्स दैट कि नॉइज़ की वजह से जो हेयरिंग लॉस हो जाता है उसको हम डिस्कस करते हैं। और नॉइज़ ऐसा नहीं होता कि अभी थोड़ी देर के लिए हमने नॉइज़ सुना और हमें जो है ना हेयरिंग लॉस हो गया। ये क्रोनिक एक्सपोजर टू हमारे पास होता है, क्रोनिक एक्सपोजर होता है। और दूसरा ये कि लेस इंटेंस साउंड्स होते हैं। काफ़ी अरसे से हमारे पास कोई बंदा है, क्रोनिक एक्सपोजर टू नॉइज़ है उसका, लेस इंटेंस नॉइज़ है और उससे हमारे पास होता है नॉइज़ इंड्यूस्ड हेयरिंग लॉस। ठीक है, अब ये दो तरह का हो सकता है, या तो ये टेम्परेरी हो सकता है या ये परमानेंट हो सकता है। ठीक है, या दूसरे नंबर पे क्या हो सकता है, परमानेंट हो सकता है। ठीक है, सो इट कैन बी टेम्परेरी, इट कैन बी परमानेंट। उसके बाद हम देख लेते हैं कि हमारे पास सेवरल फैक्टर्स होते हैं जिसके ऊपर हमारा नॉइज़ ट्रॉमा डिपेंड करता है। ठीक है, सो उससे पहले हम देख लेते हैं कि इसमें पैथोजेनेसिस क्या होती है। पैथोजेनेसिस क्या होगी कि नॉइज़ की वजह से क्या होता है कि जो हमारे हेयर सेल्स होते हैं ये वाले, ठीक है, वो डैमेज हो जाते हैं। ये जो हमारे यहाँ पे बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर ऑर्गन ऑफ कोटाई पड़ा होता है ना, इसके ऊपर हमारे पास हेयर सेल्स होते हैं। तो यहाँ पे हेयर सेल्स होते हैं, आउटर हेयर सेल्स होते हैं और इनर हेयर सेल्स होते हैं। अब नॉइज़ की वजह से जो हमारे हेयर सेल्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं और ऑब्वियसली वो जब डैमेज हो जाएंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास सेंसोरी न्यूरल हेयरिंग लॉस आएगा। ठीक है, जो है सेंसरी पार्ट में हमारे पास प्रॉब्लम आ गई है। अब सेंस ही नहीं कर पाएंगे ये, तो आगे भेजेंगे कैसे सिग्नल्स और कैसे बंदा सुनेगा, तो ये प्रॉब्लम आती है। और आपने याद रखना है कि सबसे पहले हमारे आउटर हेयर सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, उसके बाद हमारे इनर हेयर सेल्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, सो ये आपने याद रखना है इसकी पैथोजेनेसिस में। नेक्स्ट आपके पास आ जाते हैं कि फैक्टर्स कौन से होते हैं जो डिटर्मिन करते हैं कि नॉइज़ ट्रॉमा जो है वो उसके मुताबिक डैमेज कितना होगा। डिपेंड करता है कि जो बंदा साउंड सुन रहा था उसकी फ्रीक्वेंसी कैसी थी। ठीक है, डिपेंड करता है कि जिस बंदा साउंड सुन रहा था उसकी इंटेंसिटी और ड्यूरेशन क्या थी। डिपेंड करता है कि वो कंटिन्यूस एक्सपोजर था या इंटरप्टेड नॉइज़ था। डिपेंड करता है कि उसकी ससेप्टेबिलिटी कैसी थी। डिपेंड करता है कि उसके अंदर पहले से कोई ईयर डिजीज़ तो नहीं थी। ठीक है, सो ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो डिटर्मिन करते हैं कि जो बंदा नॉइज़ सुन रहा है काफ़ी अरसे से, क्रोनिक एक्सपोजर है, लेस इंटेंसिटी साउंड्स हैं, उसकी वजह से हमारे पास कितना डैमेज होगा हमारे हेयर सेल्स को। तो अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी रेंजेस जो वो सुन रहा था वो 2000 टू 3000 हर्ट्ज़ थी, उसकी वजह से फिर हमारे पास प्रॉब्लम आती है। अगर उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा थी और ड्यूरेशन ऑफ नॉइज़ ज़्यादा था तो उसकी वजह से फिर ज़्यादा डैमेज होगा। अगर वो कंटिन्यूस नॉइज़ सुन रहा था तो उसकी वजह से ज़्यादा डैमेज होगा। ठीक है, अब कुछ लोग होते हैं जिनको ज़्यादा उनकी ससेप्टेबिलिटी होती है नॉइज़ से और कुछ लोग नहीं होती, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगी। और कुछ लोगों को जो पहले से ईयर डिजीज़ का था तो उसके अंदर फिर नॉइज़ की वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। जैसे हमने देखा था कि प्रेस्बाइक्यूसिस वैसे तो फिजियोलॉजिकल फिनोमेना था, लेकिन अगर वो नॉइज़ी इन्वायरमेंट में वो बंदा काम कर रहा था, बूढ़ा बाबा, तो उसके अंदर फिर ज़्यादा हमारे पास चांसेस होंगे कि जल्दी से वो नॉइज़ की वजह से उसकी डैमेज होगा। ठीक है, उसके बाद जो हमने बात करनी है वो इसके बात करनी है कि ऑडियोग्राम, इसका ऑडियोग्राम जो है वो हमारे पास कैसा आएगा। ठीक है, सो इसका जो ऑडियोग्राम होता है वो हमारे पास इस तरह से आता है। ठीक है, इस तरह से आता है। ऑडियोग्राम की आपको मैंने वीडियो सेंड की थी, वो आपने अगर देखी हुई है तो आपको पता होगा कि जो ऑडियोग्राम हमारा होता है उसकी हमारे पास जो ये वाला एक्सिस होता है इस पर फ्रीक्वेंसी होती है और यहाँ पे हमारे पास वाई एक्सिस पे जो है वो उसकी इंटेंसिटी होती है, डेसिबल्स में होती है, फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज़ में होती है। और फ्रीक्वेंसी की जो रेंजेस होती हैं वो 125 से लेके 8000 तक होती हैं और जो डेसिबल्स होते हैं वो 0 टू 120 डेसिबल्स तक यहाँ पे होता है। ठीक है, अब जो है जो नॉर्मल पर्सन होता है ना उसके अंदर फॉर एग्जांपल यहाँ तक 20 डेसिबल्स तक जो है ना हमारे पास आना चाहिए। मतलब हमारा जो ग्राफ बनेगा, हम नॉर्मल लोग हैं वो सुनेंगे तो इसमें हमारा ग्राफ बनेगा, इस रीजन में ग्राफ बनेगा तो पेशेंट बिल्कुल ठीक होगा। अब यहाँ पे हमारे पास जो बन रहा है, यहाँ पे देखें कि ये 20 डेसिबल्स, ठीक है, और हमारे 40 डेसिबल्स के दरमियान में ग्राफ बन रहा है। मीन्स दैट पेशेंट के अंदर जो है माइल्ड हेयरिंग लॉस हो रहा है। और ये जो हेयरिंग नॉइज़ है, हेयरिंग हमारे पास जो लॉस है ये नॉइज़ इंड्यूस्ड हेयरिंग लॉस है। हमें कैसे पता चलेगा कि जो 4000 हर्ट्ज़ की हमारे पास फ्रीक्वेंसी होगी उसके अंदर हम देखेंगे कि जो ये डिप होगा, ये डिपनेस होगी। ठीक है, हमारे पास जो है ना, जब आपको ऐसा ग्राफ नज़र आए कि 4000 हर्ट्ज़ पे हमारा जो ग्राफ है वो डिप कर रहा है, डिप डाउन कर रहा है और फिर ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये आपको बताएगा कि पेशेंट को नॉइज़ की वजह से हेयरिंग लॉस हुआ। समझ आई? तो इस तरह से हमारा ये जो 4000, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो ऑडियोग्राम है
आपका नॉइज़ इंड्यूस्ड हेयरिंग लॉस का, उसमें टिपिकल नॉच आती है 4000 हर्ट्ज़ पे, ठीक है। सो वो आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है कि 4000 हर्ट्ज़ पे जो होता है ना, वो हमारे पास नॉइज़ इंड्यूस्ड हेयरिंग लॉस होता है, ठीक है। उसके बाद हम इसकी प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, हम प्रिवेंशन कैसे करेंगे कि पेशेंट जो हमारे पास नॉइज़ी प्लेसेस पे काम कर रहे हैं, तो ऐसी नॉइज़ प्लेसेस जिसमें हमारे पास 85 डेसिबल से ज़्यादा की हमारे पास जो है ना इंटेंसिटी है नॉइज़ लेवल्स की, उन लोगों की प्री एम्प्लॉयमेंट और एनुअल ऑडियोग्राम्स जो है हम लेते रहें ताकि अर्ली डिटेक्शन हो जाए, ठीक है। ये वो वाले हमारे कम्युनिटी मेडिसिन के सारे वो वाले हैं कि अर्ली डिटेक्शन एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो लोग 85 डेसिबल्स की नॉइज़ सुन रहे हैं, उनको प्री एम्प्लॉयमेंट देने से पहले और एनुअल हर साल में उनका जो ऑडियोग्राम्स उनके जो है वो चेक किए जाए और देखा जाए कि उनको कोई हेयरिंग लॉस तो नहीं हुआ, ठीक है। तो ऑडियोग्राम से जो है वो पता चल जाएगा कि उनको कितना हेयरिंग लॉस है। इसके साथ साथ जो दूसरी चीज़ हमने देखनी होती है वो ये कि हम ऐसे लोगों को ईयर प्रोटेक्टर्स दें, ठीक है। जो वहाँ पे काम कर रहे हैं उनको हम जो है वो ईयर प्रोटेक्टर्स दें, ठीक है। प्रोटेक्शन के लिए उनके पास ईयर प्रोटेक्टर्स होने चाहिए, वो हमने वो एयर प्लग्स वो यूज़ करें, ठीक है। तो दूसरी चीज़ ये आती है हमारे पास। और तीसरी चीज़ आती है कि जिन लोगों को हेयरिंग लॉस हो गई, ये टर्शरी हमारे पास आ जाएगा फिर, ठीक है। टर्शरी हमारे पास लेवल ऑफ प्रिवेंशन में क्या होगा कि जो लोग हमारे पास अब हेयरिंग लॉस के साथ हो गए हैं, अब उनको हम हेयरिंग प्लग्स दे देंगे या उनकी ऑडियोग्राम्स एनुअल चेक नहीं कर पाएंगे क्योंकि अब तो उनको हो गया हेयरिंग लॉस। तो अब टर्शरी में हमने क्या करना होता है, हमने उनको रिहेबिलिटेट कर देना होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द नॉइज़ टॉप। ये आपका हेयरिंग लॉस का चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसमें से देखें हमारे पास जो यूक्यूज़ आए हुए हैं वो ये आया हुआ है कि हमारे पास 75 ईयर ओल्ड जो है वो टीचर है, ठीक है। और इससे आपको पता चल रहा है कि ये जो है ना बूढ़ा बूढ़ा बंदा है, ठीक है। उसके बाद वो टीचर है तो मीन्स दैट वो मतलब नॉइज़ी इन्वायरमेंट में रहता होगा, बच्चे शोर मचाते होंगे, ठीक है। तो उसको जो है प्रोग्रेसिव हेयरिंग लॉस हो रहा है। तो अब उसको ना ही एयरिक है, ना उसको एयर डिस्चार्ज है, ना वो ड्रग्स ले रहा था। इट मीन्स उसको कोई पैथोलॉजिकल डिजीज़ नहीं है, उसका सारा कुछ फिजियोलॉजिकल कॉज है। तो इसका लाइकली डायग्नोसिस क्या होगा, प्रेस्बाइक्यूसिस होगा, ठीक है। उसके बाद उन्होंने पूछा है कि 4 ड्रग्स बताएं जो कि ऑटोटॉक्सिसिटी करवाते हैं, तो ये हमने निमोनिक याद किया था, ACD, ठीक है। अब आपने ACD में जो है वो याद रखना है, माइनोग्लाइकोसाइड्स आ जाते हैं और आपके जो है वो एंटीपलेरियल्स आ जाते हैं, एनर्जेसिक्स आ जाते हैं और फिर केमिकल्स आ जाते हैं, फिर साइटोटॉक्सिक आ जाते हैं, डायरेटिक्स। उनके आगे से आपने उनके सब ग्रुप्स में नाम भी 2-3 लिख देने हैं ड्रग्स के, ठीक है। उसके बाद हमारे पास उन्होंने बताया हुआ कि सडन हेयरिंग लॉस के 4 कॉजेज़ बता दें, तो आपको पता है टॉक्सिन्स होते हैं, इन्फेक्शंस होते हैं, ठीक है। ट्रॉमा हो सकता है या वैस्कुलर डिजीज़ हो सकती है, ट्यूमर्स हो सकते हैं। सो ये आपका एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा जो आपके पास क्वेश्चन आया हुआ है वो ये कि आपका जो है वो डेफनेस में आपने 3 ड्रग्स बतानी है जो कि आपके ऊपर रिवर्सिबल हेयरिंग लॉस करते हैं। तो रिवर्सिबल हेयरिंग लॉस के लिए जो हमने निमोनिक याद किया था वो आपको याद होगा, ठीक है। वो हमारे पास जो है वो सैड था, ठीक है। उसमें हमारे पास जो है क्या क्या इन्वॉल्व हो रहे थे, हमारे डायरेटिक्स आ रहे थे, ठीक है। हमारे सैलिसाइक्लेट्स आ रहे थे और हमारे एंटीपलेरियल्स आ रहे थे, तो वो हमारी वर्सिबल हेयरिंग लॉस करवा रहे थे, ठीक है। उसके बाद 2 वेस्टिब्यूलोटॉक्सिक आपने ड्रग्स बतानी है, तो मैंने आपको बताया था कि वेस्टिब्यूलोटॉक्सिक को आपने ऐसे याद रखना है, STV, ठीक है। सो वेस्टिब्यूलोटॉक्सिक आपकी जो है स्ट्रेप्टोमाइसिन और टोब्रामाइसिन होती है। उसके बाद सडन हमारे पास यूनिलेटरल हेयरिंग लॉस के बारे में हम बता रहे हैं कि 4 कॉजेज़ बता दें, तो ये सडन हेयरिंग लॉस के 4 कॉजेज़ आपको आते हैं, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कॉजेज़ पूछे हुए कंडक्टिव डेफनेस के, तो ये वो वाला टेबल है जिसमें हमने कंजेनिटल रिक्वायर्ड कॉजेज़ पढ़े थे। दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर ऑफ हेयरिंग लॉस।